हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना क्लास 9 का पार्ट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट का। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा प्लीज़ जाके देख लें। अब हम करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम सॉलिड को हीट करेंगे तो क्या होगा। अब मैंने कल बताया था कि अगर हम किसी चीज़ को हीट करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो मैंने ये भी बताया था कि उसकी जो फोर्स है पार्टिकल्स के बीच में वो कम हो जाएगी। अब फोर्स कम हो जाएगी, जो पार्टिकल्स हैं वे कहाँ जाने लगेंगे, दूर दूर होने लगेंगे। अब पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो उसके बीच में स्पेस बढ़ जाएगा और स्पेस बढ़ने के कारण जो है वो सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड के अंदर मैंने बताया था ना कि पार्टिकल्स जो है थोड़ी दूर दूर होते हैं। सॉलिड से वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड के अंदर। उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर सॉलिड जो है मेल्ट होके मतलब पिघल के लिक्विड के अंदर चेंज हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका एग्जांपल दे रखा है जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, आइस मतलब बर्फ़ का। तो वो क्या होता है, मेल्ट होना किस पे स्टार्ट कर देती है, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, मतलब 0 से हल्का सा ऊपर, 0 पे ही स्टार्ट। उसके बाद फ्यूज़न। तो फ्यूज़न क्या होता है, फ्यूज़न का वैसे तो मतलब होता है टूटना। फ्यूज़न FISION का मतलब होता है जुड़ना और FUSION का मतलब होता है टूटना। तो फ्यूज़न, अब इसमें क्या हो रहा है, फ्यूज़न ही तो हो रहा है। जो पार्टिकल्स थे पहले बिल्कुल पास पास थे, अब वे टूट के दूर हो गए ना, तो इसमें मतलब फ्यूज़न ही हुआ है। तो फ्यूज़न क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, उसे भी हम क्या कहेंगे, फ्यूज़न। नेक्स्ट टॉपिक इज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को हम कह सकते हैं छुपी हुई जो एनर्जी है उसे लेटेंट हीट कहते हैं। जो सॉलिड होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वे बहुत पास पास होते हैं। तो लेटेंट हीट क्या होती है, वो एनर्जी या फिर वो हीट जिसके कारण जो पार्टिकल्स हैं वे उसका जो मतलब बॉन्ड जो है वो टूट जाए, वे पार्टिकल्स जो हैं दूर दूर हो जाएं, वो होती है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब इसके अंदर फ्यूज़न अभी मैंने बताया था कि जो सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, लेटेंट हीट और जुड़ गया। इसका मतलब क्या है कि 1 किलो सॉलिड का लिक्विड के अंदर चेंज होना एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो तो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मत भूलना। वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो मतलब इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जिसकी मदद से 1 किलो सॉलिड जो है लिक्विड के अंदर चेंज हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। उसके बाद है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है प्रेशर एक्सर्ट बाय द एटमॉस्फेयर या फिर वेट ऑफ एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन है। उसके बाद है लिक्विड। लिक्विड के ऊपर क्या होगा, इफेक्ट होगा टेम्परेचर का, जब टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करेंगे। वो ये सॉलिड के लिक्विड के अंदर भी जो पार्टिकल्स हैं वे पहले थोड़े मोशन में तो होते हैं क्योंकि उनके अंदर जो है स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, लेकिन जब उसका और टेम्परेचर बढ़ा देंगे और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो फोर्स जो है बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा पार्टिकल्स के बीच में, और पार्टिकल्स जो है बहुत दूर दूर हो जाएंगे। तो लिक्विड किसके अंदर चेंज हो जाएगा, गैस के अंदर। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट विच, मतलब वो टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विड जो है स्टार्ट कर दे बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो फिर मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है लिखना, इसके मतलब ये नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और उसे सेल्सियस से केल्विन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 373 केल्विन। डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। और अगर 0 के अंदर तो जुड़ता रहेगा, जैसे मैं बोलूँ 2 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 275 केल्विन। वैसे इसके अंदर जो जुड़ता रहेगा राइट हैंड साइड वही लेफ्ट हैंड साइड जुड़ता रहेगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सेम वेपराइजेशन क्या होता है, वही वेपराइजेशन मतलब वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होना, लिक्विड का वेपर में चेंज होना। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड जो 1 किलो लिक्विड को गैस के अंदर चेंज कर दिया, फिर वेपर के अंदर चेंज कर दे। इंक्रीज़ करेंगे, पहले हमने टेम्परेचर जो है बढ़ाया था, अब हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो सबसे पहले गैस की थ्योरी है, गैस के बारे में। गैस का अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे, गैस के अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं, बिल्कुल दूर दूर होते हैं। अब टेम्परेचर हमने कम कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, इसका मतलब क्या है, फोर्स जो है वो बढ़ गई। अब फोर्स बढ़ जाएगी पार्टिकल्स के बीच में तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, पास पास आने लगेंगे। अब गैस के पार्टिकल अगर पास पास आ गए तो किस चीज़ में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड के अंदर, क्योंकि लिक्विड के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स गैस के मुकाबले पास पास होते हैं, तो गैस से वो लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएंगे। उसके बाद कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। तो लिक्विफिकेशन और कंडेंसेशन सेम प्रोसेस होती है। लिक्विफिकेशन मतलब लिक्विड के अंदर चेंज होना, गैस का लिक्विड के अंदर चेंज होना ही लिक्विफिकेशन होता है। कंडेंसेशन भी यही होता है, कंडेंस करना उसके बाद है लिक्विड के ऊपर क्या जो है इसका इफेक्ट होता है। लिक्विड सेम चीज़ है, काइनेटिक एनर्जी अगर हम अब लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स जो हैं गैस के मुकाबले थोड़ी पास पास होते हैं, बट सॉलिड के मुकाबले क्या होते हैं, थोड़ी दूर होते हैं। लिक्विड के अंदर अगर हम काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देंगे,
अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो फोर्स जो है पार्टिकल्स के बीच में वो बढ़ जाएगी। फोर्स बढ़ गई तो लिक्विड किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, सॉलिड के अंदर। जैसे पानी को अगर हम फ्रीज में रखते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, बर्फ़ के अंदर, तो बर्फ़ क्या है, सॉलिड। लिक्विफिकेशन और सब्लिमेशन में जो है सबसे ज़्यादा परेशानी रहती है। तो सॉलिडिफिकेशन में क्या होता है, लिक्विड का सॉलिड के अंदर चेंज होना, सॉलिडिफिकेशन। और सब्लिमेशन क्या होता है, जब गैस का सॉलिड के अंदर सीधा जो है ट्रांसफ़र हो जाए या फिर चेंज हो जाए तो उसे कहेंगे हम सब्लिमेशन। जैसे कैम्फर मतलब कपूर होता है ना, कपूर को अगर हम आग लगा देंगे तो लिक्विड में चेंज नहीं होता, वो सीधा जो है गैस के अंदर चेंज हो जाता है। तो उसके अंदर कौन सी प्रोसेस हो रही है, सब्लिमेशन हो रही है। सो इधर देखो ये दिखा रखा। सो सबसे पहले इधर देखो, और रेन मतलब लिक्विड। सो सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये ब्लू जो एरो है इसका मतलब क्या है, लिक्विफिकेशन। जब हम सॉलिड से लिक्विड के अंदर चेंज करेंगे तो क्या होगा, मेल्टिंग या फिर लिक्विफिकेशन। या तो लिक्विड मतलब लिक्विड बन रहा है तो लिक्विफिकेशन होगी, या फिर उसे हम मेल्ट करेंगे तो मेल्टिंग। तो दोनों चीज़ें की है। अगर लिक्विड से सॉलिड के अंदर चेंज करेंगे तो क्या होगा, लिक्विड से क्या बन रहा है, सॉलिड बन रहा है तो सॉलिडिफिकेशन। या फिर हम उसे क्या कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं। आप सिंपल जो है पानी को लेके देखो, अगर आपके पास बर्फ़ है, बर्फ़ से आपको क्या बनाना है, पानी बनाना है, तो बर्फ़ को आप क्या करोगे, मेल्ट कर दोगे। अगर आपको पानी से बर्फ़ बनानी है, पानी को जो है क्या करोगे, फ्रीज कर दोगे। तो यही प्रोसेस है। अब पानी से आपको क्या बनानी है, गैस बनानी है। तो पानी से गैस बनानी है तो आप उसको क्या करोगे, इवेपोरेट करोगे। अगर गैस से उसको पानी बनाना है तो उसका कंडेंस कर दोगे। कंडेंस मतलब ठंडा, वही। तो ये प्रोसेस जो है कंडेंसेशन वो होगी इवेपोरेशन। और सब्लिमेशन ये मैंने बताया था, सॉलिड से गैस के अंदर चेंज होना भी सब्लिमेशन है और गैस से सॉलिड के अंदर चेंज होना भी सब्लिमेशन है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, दोनों जो हैं ये दोनों प्रोसेस सब्लिमेशन ही होती है। अब जो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, अभी हमने क्या पढ़ा था, टेम्परेचर का इफेक्ट। अब हम पढ़ेंगे प्रेशर का इफेक्ट। सो अगर हम प्रेशर जो है अप्लाई कर देंगे, तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, पार्टिकल्स अगर हम जो प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो पार्टिकल्स जो है वो पास आ जाएंगे। अब पास आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर पार्टिकल्स पास आएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो उसके अंदर अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण क्या हो जाएगा, वो स्टेट का चेंज हो जाएगा। अब जैसे लिक्विड है तो लिक्विड के अंदर पार्टिकल अगर पास आ गए तो क्या हो जाएगा, वो सॉलिड के अंदर चेंज हो जाएगा। अगर गैस है तो गैस के अंदर पार्टिकल पास आ गए तो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, गैस के अंदर था तो वो लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगा, और फिर लिक्विड से सॉलिड। तो इसका एग्जांपल दे रखा है इसने, ड्राई आइस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है सॉलिड फॉर्म में होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे सॉलिड की फॉर्म में अगर वो होगी तो उसे ड्राई आइस कहेंगे। अगला टॉपिक है इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन वैसे तो अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी वेपराइजेशन ना, सेम ऐसा ही होता है। इवेपोरेशन के अंदर भी क्या होता है, जो लिक्विड है उसका गैस के अंदर ट्रांसफ़र होना, गैस के अंदर चेंज होना। पर एक जो पॉइंट है वो याद रखो कि बॉइलिंग पॉइंट से कम पे, मतलब जो है अगर मैं कहूँ लिक्विड मतलब वाटर का अगर वेपर में चेंज हो रहा है तो वैसे जो है लिक्विड कितने टेम्परेचर पे बॉईल होता है, अभी बताया था 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन वो 100 से कम पे वेपर के अंदर फॉर्म हो जाए, वेपर के अंदर चेंज हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन और बॉइलिंग दोनों चीज़ अलग अलग है। एक चीज़ देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस होता है। सो इवेपोरेशन जो होता है उसके अंदर जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो वेपर का प्रेशर होता है, तो जो वेपर का प्रेशर होता है वो कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। लेकिन बॉइलिंग के अंदर क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है मतलब जो प्रेशर एटमॉस्फेयर लगा रहा है पार्टिकल्स के ऊपर, और जो प्रेशर जो है वेपर प्रेशर मतलब जो पार्टिकल प्रेशर लगा रहा है, वेपर प्रेशर लगा रहा है उसके ऊपर, एटमॉस्फेयर के ऊपर, वे दोनों सेम हो जाएंगे बॉइलिंग के अंदर। लेकिन जो है इवेपोरेशन के अंदर ऐसा नहीं होता। इवेपोरेशन के अंदर जो है प्रेशर जो है कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है। जैसे मान लो अगर आप मतलब बाहर बैठे हो धूप में और कहीं पानी गिरा हुआ हो तो पानी तो वो इवेपोरेट होता रहता है, तो आपको कभी बुलबुले उठते दिखते हैं उसमें, बबल्स उठते नहीं ना। लेकिन बॉइलिंग में क्या होता है, अगर आप पानी को गर्म कर रहे हो तो आपको बबल्स दिखने लगेंगे जब वो बॉईल होएगा। तो और जो पार्टिकल्स है बॉइलिंग में उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, मतलब वो डायरेक्शन उसकी अलग होती है, कुछ भी हो सकती है पार्टिकल्स की। लेकिन जो है इवेपोरेशन में डायरेक्शन जो है वो सीधी होती है, मतलब सीधी सन की तरफ या फिर ऊपर की तरफ। हाँ, और इसमें देखो ये दिखा रखा है, जो है बॉइलिंग के अंदर जो है बबल्स जो फॉर्म होते हैं, लेकिन जो है इवेपोरेशन के अंदर बबल्स फॉर्म नहीं होते। और नीचे ये लिख भी रखा है, वेपर प्रेशर जो है इसके अंदर कम होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ज़्यादा होता है, और इसके अंदर वेपर प्रेशर जो है इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से।
फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं, मतलब हम किस तरीके से इवेपोरेशन को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। तो इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, सबसे पहले सरफेस एरिया को इंक्रीज करके। अब भाई आप कपड़े सुखा रहे हो, तो कपड़े अगर आप ऐसे मतलब सीधे के मतलब जैसे बिना उसको फैलाए ऐसे के ऐसे उसको डाल दोगे तो जल्दी सूखेगा, या फिर फैला के डालोगे वो जल्दी सूखेगा। फैला के नॉर्मल सी बात है। तो फैला के डालने से क्या हो रहा है, उसका सरफेस एरिया आपने उसका जो एरिया वो इंक्रीज़ कर दिया। अब एरिया इंक्रीज़ कर दिया तो क्या होगा, इवेपोरेशन इंक्रीज़ हो गया, वेपराइजेशन इंक्रीज़ हो गया, मतलब जो है लिक्विड का गैस के अंदर ट्रांसफ़र जो है गैस के अंदर चेंज होना जल्दी हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट है इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये तो बहुत सिंपल है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सिंपल सी बात है, इवेपोरेशन तो इंक्रीज़ होना ही होना है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी तो पार्टिकल्स जो है दूर दूर जाने लगेंगे, और पार्टिकल दूर दूर जाने लगेंगे तो गैस में चेंज हो जाएंगे। इंक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब जो है मतलब हवा के अंदर जो है कह सकते हैं वाटर का प्रेजेंट होना। मतलब जैसे बारिश होती है तो बारिश के बाद क्या हो जाती है, ह्यूमिडिटी से, मतलब जो पानी के अंदर जो है ओस समझते हो ना, या फिर कह सकते हैं पानी के अंदर जो है लिक्विड का प्रेजेंट होना। तो अगर वो इंक्रीज़ हो गया तो क्या हो जाएगा, नमी समझ रहे हो, नमी क्या होती है, तो वो इंक्रीज़ होगी। तो अब के कपड़े, मतलब सिंपल कपड़े से ही लगाओ आप, तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, या फिर सिंपल धूप में, या फिर नॉर्मल जल्दी सूखेंगे, या फिर बारिश के टाइम पे जो नमी हो जाती है उस टाइम पे जल्दी सूखेंगे। तो नमी में जो है वो जल्दी नहीं सूखते। क्यों नहीं सूखते, क्योंकि उसके अंदर पहले ही पार्टिकल्स जो हैं गैस के अंदर पानी पहले ही प्रेजेंट है। तो इंक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ करने से क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन डिक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद है इंक्रीज़ इन विंड। अगर जो है हवा की स्पीड तेज़ होगी तो क्या होगा, अब हवा की स्पीड तेज़ होगी तो जो इवेपोरेशन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ये तो घर के मतलब वे हो गए कि घर से भी एग्जांपल ले सकते हो। आप कपड़े सुखा रहे हो तो उससे अगर हवा चलेगी तो क्या हो जाएगा, कपड़े जो है जल्दी सूखेंगे। हाउ इवेपोरेशन केस कूलिंग का एक मतलब, तो इवेपोरेशन कैसे कूलिंग करता है, तो देखो जब इवेपोरेशन होगा मतलब क्या हो रहा है, लिक्विड का गैस के अंदर चेंज हो रहा है। तो लिक्विड का गैस के अंदर चेंज हो रहा है, सो जो लिक्विड में क्या होते हैं, पार्टिकल्स जो हैं थोड़ी दूर दूर होते हैं, लेकिन गैस के अंदर ज़्यादा दूर दूर होते हैं। सो लिक्विड से गैस के अंदर चेंज हो रहा है, तो हम टेम्परेचर दे रहे हैं। इवेपोरेशन में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं ना, तभी तो वो चेंज हो रहा है। अब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो पार्टिकल्स दूर दूर गए। तो जो पार्टिकल्स है उसने क्या किया, अपनी एनर्जी, सारी एनर्जी लगा दी पार्टिकल्स से दूर होने में। मतलब दो पार्टिकल्स थे, अब उसे दूर होने में उसने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी उस पार्टिकल ने, और वो जो है अब गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया। देखो पहले जो है लिक्विड की फॉर्म में ये था, पार्टिकल्स जो है थोड़ी थोड़ी दूर थे। अब अगर हम इसको हीट करेंगे, मतलब हीट करेंगे मतलब इवेपोरेशन होगा, प्रेजेशन होगा, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो फोर्स जो है इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स क्या है, कम होगी। फोर्स कम होने के कारण जो पार्टिकल्स दूर जाएगा। अब ये एनर्जी लगाएगा इस बॉन्ड को तोड़ने में, या फिर इस जो पार्टिकल्स की खिंचाव है इसको तोड़ने में। ये दूर जाएगा, तो दूर जाएगा तो क्या होगा, इसने अपनी एनर्जी जो है लॉस्ट कर दी। लेकिन जो ये किसके अंदर चेंज हो गया, गैस के अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। अब ये बिल्कुल इसके पास एनर्जी नहीं है, तो ये एनर्जी कहाँ से लेगा, अपनी सराउंडिंग से। एनर्जी को आप क्या मानो, हीट मानो, क्योंकि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी की होती है। तो ये बाहर से एनर्जी लेगा, मतलब बाहर से क्या लेगा, हीट लेगा। अगर ये बाहर से हीट लेगा तो क्या हो जाएगा, बाहर हीट कम हो जाएगी। अगर बाहर हीट कम होगी मतलब बाहर टेम्परेचर कम होगा, तो टेम्परेचर कम होने का मतलब क्या है, ठंडक हो गई, कूलिंग हो गई। तो यही है, इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग करता है। देखो आप, जैसे कि जब हम अपने हाथ पे एसीटोन डालते हैं, एसीटोन मतलब नेल पेंट रिमूवर जो होता है उसे एसीटोन कहते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे ही हम उसको अपने हाथ पे डालते हैं उसको हल्की सी एनर्जी चाहिए, अपने हाथ से वो एनर्जी लेता है और जल्दी से वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, गैस के अंदर चेंज हो जाता है। लेकिन अपने हाथ से वो एनर्जी लेता है, तो अपने हाथ पे जो एनर्जी थी, मतलब टेम्परेचर था, वो कम हो गया, तो अपने हाथ को क्या मतलब ठंडक महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है, वाई पीपल वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। सो समर के अंदर क्या होता है, हमारे जो मतलब कॉटन क्लॉथ होते हैं वो जो है जल्दी पसीने को सोखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब गर्मी है, समर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर होने के कारण जो है वो पसीना जो है जो हमारा कॉटन क्लॉथ है वो सोख लेता है, और उसके बाद वो डायरेक्टली किसके अंदर चेंज हो जाता है, मतलब वेपराइजेशन हो जाती है, और वो गैस के अंदर चेंज हो जाता है। अब वो गैस के अंदर चेंज हो जाता है तो वहाँ पे इवेपोरेशन होती है। तो इवेपोरेशन होती है तो क्या हो जाता है, वही जो मैंने अभी बताया था, कूलिंग हो जाती है। और कूलिंग से क्या होता है,
मतलब अभी समर में भाई आपको कूलिंग तो चाहिए ही चाहिए ना। अगला क्वेश्चन है वाई वाटर ड्रॉपलेट अपीयर ऑन द सराउंडिंग ऑफ ग्लास विद आइस कोल्ड वाटर। मतलब ये है, अगर आप एक ग्लास के अंदर, शीशे ग्लास के अंदर या फिर कैसा भी ग्लास हो, उसके अंदर आइस कोल्ड वाटर मतलब बर्फ़ का पानी जो है डाल दोगे, तो उसके साइड में मतलब ग्लास के बाहर कह रहा हूँ मैं, ग्लास के अंदर आपने पानी डाल दिया बर्फ़ का, तो ग्लास के बाहर जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, पानी की बूंद सी इकट्ठी हो जाती हैं। वो कैसे हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं? सो उसका रीज़न बहुत सिंपल है। उसका रीज़न ये है कि जो ग्लास होता है वो ठंडा होता है। मतलब अगर आपने उसके अंदर जो है वो डाल दिया, बर्फ़ डाल दी, तो ग्लास जो है ठंडा हो जाएगा, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब सराउंडिंग में जो टेम्परेचर वो ज़्यादा है, सो जो सराउंडिंग में जो पार्टिकल्स हैं वे उसके पास आएंगे, मतलब ग्लास के जो पास में होंगे जो पार्टिकल्स, वे भी उसके मतलब पार्टिकल्स जो हैं ग्लास से लग के वे क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि उनका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वे भी किस चीज़ में चेंज हो जाएंगे? अब टेम्परेचर कम होगा तो अभी पढ़ा था, अगर हम टेम्परेचर कम कर देंगे गैस का तो किसके अंदर चेंज हो जाता है? लिक्विड के अंदर। सो वो लिक्विड पार्टिकल्स के अंदर चेंज हो जाता है और ग्लास के ऊपर जो है, मतलब ग्लास के ऊपर जो है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपको दिखते हैं। सो इसको आप पढ़ सकते हैं। देयर आर द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे कम इन द कॉन्टैक्ट विद द वॉल ऑफ द ग्लास। सो ग्लास के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वे कंडेंस हो जाते हैं, एज अ रिजल्ट स्टेट चेंज हो जाती है और गैस से वे लिक्विड के अंदर फॉर्म हो जाते हैं। अब जो मैं बता रहा था, मैंने स्टार्टिंग में जो है 3 आपको स्टेट ऑफ मैटर बताए थे। अब ये जो 5 मतलब टोटल 2 रह गए थे अपने, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सो इन्हें और पढ़ लेते हैं। सो प्लाज्मा क्या होता है? ये एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर होता है जो सुपर एक्साइटेड स्टेट को दिखाता है, या फिर सुपर एनर्जेटिक, या फिर हम कह सकते हैं सुपर टेम्परेचर, सुपर हाई टेम्परेचर। प्लाज्मा जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को पोजेस करता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को दिखाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, या फिर हम नाइट लाइट बल्ब जो इसके एग्जांपल हैं, या फिर हम कह सकते हैं ये जो इसने दिखा रखा है लाइटनिंग स्टार्स के अंदर भी जो प्लाज्मा होता है, लाइटनिंग जो हाई एनर्जी होती है उसके अंदर भी जो है प्लाज्मा ही होता है, प्लाज्मा टीवी। उसके बाद है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब कंडेंसेट का मतलब अभी मैंने बताया था, कंडेंसेट मतलब ठंडा। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट एक ऐसा जो है मैटर होता है वो बहुत ठंडा। अब प्लाज्मा जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर था ना, ये उतना ही ज़्यादा लो टेम्परेचर, उतना ही ज़्यादा जो है ठंडा है। सो अब हमारा चैप्टर हुआ ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।